हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का पार्ट नंबर 3। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करा या नहीं करा? बताओ जल्दी से। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करा है या नहीं करा? तो भैया रिवाइज करते हुए चले, पता पड़े कि यार सर मैं बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। ऐसा नहीं होता है। जब आप लोग डेली आप लोग पढ़ो और उसको रिवाइज करो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सिस्टम, नर्वस सिस्टम का पार्ट नंबर 3। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उस पर हम लोग प्रकाश डाल देते हैं। ब्रेन के हमने मैंने आपको बताया 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे, सेरेब्रम यानी प्रेम मस्तिष्क, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। तीनों के काम याद है आपको? फिर हमने बात करी थी दोस्तों किसकी? मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन जो है वो 2 सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा था। और फिर हमने बात करी थी हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, एक सेरिबिलम यानी अनुमस्तिष्क, काम याद है? एक मैंने बताया था मेडुला ऑब्लेंगेटा, इसका क्या काम याद है क्या? और एक मैंने आप लोगों को बताया था पॉन्स। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक बच्चा बोल रहा है गाली मत दो। गाली कौन दे रहा है गाली? नाम बताइए एक बार उसका। है ना? ये यहां पर कुछ बच्चे आते हैं, वो बताते हैं कि सर मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे ये संस्कार दिए हैं। उस बच्चे की भी गलती नहीं है। घर में बेचारा जो देखेगा वही तो यहां पर बोलेगा। घर पे पिताजी जो माताजी को बोलते हैं, माताजी जो अपने बच्चों को बोलते हैं, बच्चे जो माता पिता को बोलते हैं, वही तो यहाँ पर। वो नाम बता दो मेरे को, फिर क्लास के बाद में ब्लॉक करूंगा मैं। क्योंकि मैंने शायद चैट सेक्शन से उसको ब्लॉक कर रखा है, इसलिए मैं उसके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। है ना? क्योंकि ऐसे ही है ना, ये जो खुद तो पढ़ते नहीं है। और पूरा नाम बताओ उसका क्या है ना, जिससे आगे कोई डिस्टर्ब नहीं हो। मुझे केवल पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर चाहिए। संदीप नाम है उसका। अच्छा संदीप है, शिवम है? पूरा नाम बता दो। है ना? और कोई बच्चा आपको लगता है कि सर ये बदतमीजी कर रहा है, तो इस नंबर पे आप मुझे बाद में व्हाट्सएप कर दिया करो, सर ये बच्चा है, ये गालियां देता है ये क्लास में ना। तो आप कर दिया करो, उसको सीधे ब्लॉक करेंगे। ऐसे बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, है ना, इस पे आप व्हाट्सएप कर देना क्लास के बाद में। अभी आप लोग पढ़ो, चलो उसका एडमिशन ही बंद करेंगे, आ जाओ। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे दोस्तों, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं ये। अच्छा, ओके, हम ये तो सब कर चुके थे। हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? कहाँ तक पहुंच चुके थे? चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे किसकी? पॉन्स की। पॉन्स की भी हम लोगों ने बात करी थी। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, पॉन्स के बारे में यहां पर एक बात लिखी हुई है क्या, कि ये हमारी स्लिप साइकिल को भी कंट्रोल करता है। स्लिप साइकिल का मतलब क्या है? आप लोग रात को सोते हैं, जगते हैं, रात सोते हैं, जगते हैं, सोते हैं, जगते हैं, क्या ये हमारी एक साइकिल है क्या? तो दोस्तों पॉन्स का इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारी स्लिप साइकिल में, ठीक है। और इसका मेन काम कार्य क्या है? इसका ब्रिज है, ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब अगर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्रेन में मैसेज आते हैं तो बेसिकली पहले पॉन्स के पास में जाएंगे, फिर पॉन्स देखेगा कि ये काम किसका है, फिर उसको भेजता है। आ गई बात समझ में? तो ये ब्रिज का काम करता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट और ब्रेन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, एक बात आप लोगों ने अगर देखी हो पिछली क्लास में, यहां पर लिखा हुआ था कि ये एक श्वसन लय में भूमिका निभाता है। देखो ध्यान से समझो, श्वसन लय। देखो आप लोग क्या करते हो, एक्चुअली में हो क्या रहा है, जैसे आप लोग सांस अंदर ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो। आपका दोस्तों ध्यान नहीं है, फिर भी क्या ये वाली प्रक्रिया हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। उसके बाद में दोस्तों जो एयर अंदर आई, उसमें जो ऑक्सीजन थी वो कहां, उसका यूज कहां पर हो रहा है? वो हर कोशिका तक पहुंच रही है। और कौन सी प्रक्रिया हो रही है? रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया हो रही है। तो दोस्तों ये पूरी जो रिदम बन रही है ना, ब्रीदिंग प्लस रेस्पिरेशन की, यानी श्वास लेने की और फिर श्वसन की, जो ये पूरी एक रिदम बन रही है, इसमें दोस्तों किसका योगदान है? पॉन्स का योगदान है। ध्यान से आप लोग समझिएगा। लेकिन अगर आप लोगों से सिंपल पूछ ले दोस्तों, ये रिदम की बात हो रही है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ब्रीदिंग, केवल पूछा जाए ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब क्या है? श्वास लेना। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए ब्रीदिंग,
या कोई और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, कोई और अन्य अनैच्छिक क्रिया है, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग मेडुला देना। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, बहुत कम चांसेस है। हमेशा ये पूछता है ब्रीदिंग के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा मेडुला, मेडुला, मेडुला। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस तो हमने कर लिया था। जितने भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, जितनी भी स्वैच्छिक क्रियाएं होती है, उसके लिए कौन ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है बताएंगे? याद है क्या? आपकी बॉडी की बैलेंसिंग के लिए, आपकी बॉडी के पूरे उसके लिए संतुलन के लिए, बॉडी की पॉइस्चर के लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल था? सब भूल गए, गलत बात है। सेरिबिलम, अनुमस्तिष्क, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों आगे, बताइए इसका आंसर। अगर पूछा जाए ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? मेडुला। क्या हो जाएगा? मेडुला, ठीक है। मेडुला को दोस्तों कई बार हिंदी में मज्जा भी बोल देते हैं, है ना, कई बार मज्जा भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये बात हम लोग कर चुके थे, है ना, पिछली क्लास तक। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं ये क्या है ना, यहां पर हो सकता है आप लोगों को एक कलर दिख नहीं रहा हो, इसके आगे लिखा हुआ है मिड ब्रेन, यानी ये क्या है? आपका मध्य मस्तिष्क है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब दोस्तों ये जो आप लोगों का आखिरी वाला जो पार्ट है, ये लास्ट वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये क्या है? ब्रेन का पश्च भाग है, ब्रेन का हिंड पार्ट है, ये जो मस्तिष्क का पीछे वाला भाग है, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? यहां पर होता है आप लोगों का क्या? सेरिबिलम, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। दोस्तों यहां पर आपका होता है पोन्स, ठीक है, और यहां पर आप लोगों का आखिरी में होता है मेडुला। देखो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं फिर से समझा रहा हूं। हमारे ब्रेन का जो ये सबसे पीछे वाला पार्ट है ना, उसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूं हाईलाइट। ये है हमारे ब्रेन का पीछे वाला पार्ट। तो ब्रेन के पीछे वाले पार्ट में 3 पार्ट होते हैं। एक तो हो गया आपका सेरिबिलम यानी अनुमस्तिष्क, एक हो गया आपका पोन्स, और एक हो गया मेडुला, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखो, आप मुझे एक चीज बताओ, है ना, अब इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं। आप एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क की बात करूं, एक पोन्स की बात करूं और एक मेडुला की बात करूं, अगर इन तीनों को आप लोग एक साथ जोड़ के देखें, तो आपको कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि ब्रेन के ऐसे कोई पूंछ निकल रही है, ब्रेन से कोई पूंछ निकल रही है? बताओ बताओ। देखो फिर से आप समझो, अगर आप मेरा क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। देखो दोस्तों, अगर ब्रेन का ये जो मिड ब्रेन है ये, और हिंड ब्रेन के 2 पार्ट कौन कौन से? एक पोन्स और एक मेडुला। अगर इन तीनों को आप लोग जोड़े, एक साथ जोड़े, तो ऐसा लग रहा है क्या कि ब्रेन से एक पूंछ निकल रही है? बताओ, मस्तिष्क से एक पूंछ निकल रही है। दोस्तों इन्हीं तीनों पार्ट को मिला के हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्क की पूंछ। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो मस्तिष्क की पूंछ है वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनी हुई है, तो बहुत जनों को लगता है कि ब्रेन के पीछे वाले पार्ट को ही मस्तिष्क की पूंछ बोलते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, ध्यान रख लोगे सही कॉन्सेप्ट? बताओ बताओ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए मस्तिष्क की पूंछ कौन से 3 भागों से मिलकर बनी होती है, तो जो ब्रेन स्टेम होती है, अरे क्या हो गया इस रिमोट के, ये रिमोट कई बार परेशान हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेन स्टेम जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, एक दोस्तों पोन्स, और एक मेडुला ऑब्लिंगेटा। आ गई बात समझ में? ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसके पीछे एक मोटी सी नस निकलती है, बताया था क्या? और इसका नाम क्या था? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। तो कहीं ना कहीं ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के सबसे पीछे वाले पार्ट से निकल रही है क्या? अब पीछे वाले पार्ट में तो 3 भाग आते हैं, सेरिबिलम, अनुमस्तिष्क, पोन्स और एक मेडुला। तो बेसिकली किससे निकलती है अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो ये जो आपका मेडुला है ना, इसी से आप लोगों की क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु निकलती है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ब्रेन स्टेम मस्तिष्क की पूंछ एक अलग चीज है और स्पाइनल कॉर्ड अलग चीज है। ब्रेन स्टेम तो क्या है, हम तीनों को मिला के देखने पे ऐसा लग रहा है कोई पूंछ जैसा, जैसे जानवरों की पूंछ होती है ना, वैसा ऐसा प्रतीत हो रहा है। आ गई बात समझ में? चलिए
अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, छोटा है, ध्यान से समझो दोस्तों। हमारे ब्रेन के पीछे एक मोटी सी नस निकलती है जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। दोस्तों ये बहुत जैसे ब्रेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा गुरुजी ये जो हमारा ब्रेन है ना उसको तो प्रोटेक्शन कौन देता है? ये जो हमारा स्कल है, खोपड़ी है, जो हड्डी जिसमें अलग अलग हड्डियां है सर वो देता है, लेकिन इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन कौन देगा? अगर आप लोगों को याद हो हमने कंकाल तंत्र में पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड, याद है या सब भूल गए? तो बेसिकली मेरुदंड क्या था? बहुत सारी हड्डियों की लड़ी थी ना। एक वयस्क में कितनी होती है हड्डियां उनके वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड में, बताओ? 26 होती है। सब भूल गए, गलत बात है आपकी। तो दोस्तों ये बेसिकली जो होती है ना, जैसे मान लो ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, ये तीसरी हड्डी है, चौथी हड्डी है, पांचवी हड्डी है, छठी हड्डी है, ये जो पूरी की पूरी लड़ी है ना उसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। आप लोग ऐसे समझिए कि मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है? ये आपकी मान लीजिए क्या है, रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम में मेरुदंड, उसकी पहली हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, चौथी हड्डी, फिर नीचे पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, आठवीं, देख पा रहे हो? अब इसके अंदर है आपकी स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु। तो क्या स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है? मिल रही है। अब दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, आपको पता है कई लोगों के पैरालिसिस आ जाता है। पैरालिसिस के कई कारण है। एक दोस्तों मुख्य कारण क्या हो सकता है? अगर कोई बहुत ज्यादा पीठ के बल गिर गया, मतलब पीठ के बल गिरना है तो मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है, आप भी कभी गिरे होंगे, मैं भी मान लो बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया और पीठ में ये, तो क्या चांसेस है क्या स्पाइनल कॉर्ड को भी कुछ डैमेज हो? और स्पाइनल कॉर्ड को अगर डैमेज हो गया ना तो क्या क्या हो सकता है मैं भी आपको बताऊंगा। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है दोस्तों? ये आपकी रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करती है। सर प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया उनको बोलते हैं जो तुरंत होती है, उसमें आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप लोग मुझे बताएंगे अगर आपका हाथ कहीं पर गर्म जगह लग गया तो क्या तुरंत हटा लेते हो? क्या आप तुरंत हटा लेते हो क्या? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। या दोस्तों आपका पैर मान लो कोई ऐसी जगह लग गया जहां पर काटा है, तो क्या आपका पैर तुरंत ऊपर आ जाएगा क्या? दोस्तों इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा कंट्रोल होती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु जो है वो एक लंबी बेलनाकार संरचना है, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। क्लियर है क्या? जो कि कहां से कहां तक जाती है? आपके ब्रेन से बिल्कुल आप लोगों के यहां तक जाती है, बिल्कुल हिप्स के जस्ट थोड़ा ऊपर तक जाती है। आ गई बात समझ में? अगर पूछा जाए ये ब्रेन के कौन से पार्ट से निकलती है तो आपका आंसर क्या होगा? मेडुला ऑब्लेंगेटा से ये निकलती है। दोस्तों ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, देखो ये जो अंदर येलो कलर की देख रहे हो ना, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। इसको प्रोटेक्शन कौन दे रही है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम दे रही है। अगर बात करी जाए दोस्तों इसकी लंबाई की, इसकी लंबाई अप्रोक्सीमेट 45 सेंटीमीटर होती है। इसका काम मैंने आपको क्या बताया? इसका कार्य है प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करना। अब दोस्तों मान लीजिए किसी की स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गई तो इससे क्या दिक्कत आ सकती है? आपने कहीं गरम जगह हाथ रखा, आपको एहसास ही नहीं होगा, या आप इतनी देर में हटाओगे कि आप लोगों को, दोस्तों मेरे एक कजिन की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके मतलब थोड़ा सा ब्रेन वगैरह में प्रॉब्लम हो गई थी, ब्रेन में ट्यूमर हो गया था उसके। अब आपको शायद आपको पता नहीं होगा, कई बच्चों को लगता है टीबी जो बीमारी है वो केवल लंग्स में होती है, लगता है ना ऐसा? दोस्तों टीबी दिमाग में भी हो जाती है। दिमाग में होगा इसका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा, ये स्पाइनल कॉर्ड ये काम नहीं कर रही। तो मेरा एक कजिन था, ताऊ जी का लड़का, सर्दी का समय था, आप सभी गर्म पानी से नहाते होंगे, मैं भी गर्म पानी से नहाता हूँ, ठीक है? कोई कम कोई ज़्यादा, कोई ठंडे पानी से भी नहाता, अच्छी बात है। दोस्तों गर्म पानी था, अब उसको एहसास नहीं था कि मतलब गर्म ठंडे का उसको एहसास ही नहीं था। उसने ऐसे डाल लिया दोस्तों, उसकी पूरी स्किन जल गई। आप समझ सकते हो कि ये कितना वो है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दोस्तों आपकी बॉडी पे ध्यान रखो,
है ना। आपके शरीर को स्वस्थ रखो, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। आप जीवन के सबसे धनवान व्यक्ति आप ही, अगर आपका शरीर सही है। और आपको शरीर सही रखने के लिए कुछ वो थोड़ी करना है, नॉर्मल सी चीज है, बस अच्छा खाना है, ठीक है, गलत शौक नहीं करना है, बस ये 2-3 बेसिक सी चीज है, और कुछ करना ही नहीं है ना। आ जाओ। और दोस्तों देखो, एक चीज मैं और बताऊं, ये सारी चीजें जो होती है ना, वो बच्चा, ये कोई भी व्यक्ति इन्वायरमेंट से देख के सीखता है। जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, आप उनको, अब देखो अपन सभी मिडिल क्लास उससे हैं, ठीक है, सभी है। जैसे मेरे घर पे हर दो, पापा मेरे कारपेंटर है ना, हर थोड़ी देर में चाय पीते रहते हैं, ये पीते रहते हैं, तो हम भी बचपन से उनको देखे हुए हैं, तो हमारे लिए भी चाय नॉर्मल, आज मैं भी दिन की 6-7 चाय हो जाती है, समझ रहे हो। तो यार कई बार ऐसा होता है, मतलब और कुछ शौक नहीं है, लेकिन फूड हैबिट्स बहुत बेकार है। कभी सुबह का खाना कभी दिन में 2 बजे खा रहे हैं, कभी ये। अगर मेरे पिताजी और माताजी बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, कि बेटा सुबह 10 बजे खाना खाते हैं, मतलब उनको देखता तो मैं भी वही सीखता मैं। तो कई बार क्या होता है, हम किसी ऐसी फैमिली में से नहीं आते हैं जहां पर फूड हैबिट बहुत बढ़िया हो। फूड हैबिट का मतलब केवल वो नहीं है कि अल्कोहल नहीं पीना और सिगरेट नहीं पीना। फूड हैबिट का मतलब क्या है कि ढंग से मतलब वो करना। तो दोस्तों आप शायद ऐसे परिवार से नहीं आए हो, मैं ऐसे परिवार से नहीं आया हूं, लेकिन ये श्योर करो कि हमारी आगे वाली जनरेशन है ना, उनको वैसा परिवार मिले, मतलब हमारी आदतें ऐसी हो कि वो हमसे ऐसे कुछ सीखे। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है। क्लियर है? आगे बात समझ में। एक बच्चा बोल रहा है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, अभी मैं फिर से बताता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है, आ जाओ। तो ये इसका ये चीज मैंने बता ही दिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, लो भैया क्वेश्चन आ गया, आप मुझे देख के बताओ, आप खुद ही बता दोगे, इस बार टेक्नीशियन में पूछा गया है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? सड़क पर चलना, क्या ये प्रतिवर्ती क्रिया है क्या? किसी बच्चे से बात करना, क्या ये प्रतिवर्ती क्रिया है क्या? दोस्तों आप लोग किसी मंच पे डांस कर रहे हो, क्या वो प्रतिवर्ती क्रिया है क्या? नहीं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? जो आप लोग तुरंत हो जाती है। देखो रिफ्लेक्स एक्शन, एक्शन का मतलब कोई क्रिया हो रही है, और दोस्तों ये बिल्कुल माइक्रो सेकंड में हो रही है, बिना कुछ सोचे हुए। जैसे मैं आपको बोलूं कि यार मार्केट से चीनी ला दो यार, आप बोलोगे अरे यार क्या लाना है, चलो ठीक है, फिर सोचोगे कौन सी दुकान पे जाना है, कितना समय आपके पास में, फिर चल चल के जाओगे। ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन वो है जो आपका दिमाग बिना कुछ सोचे 1 सेकंड में वो हो जाए। जैसे भैया आपका अगर हाथ किसी गर्म, तो तुरंत हो जाता है क्या? क्या सोचने में समय वेस्ट जाता है क्या, हटाऊं नहीं जाऊं? तो ये आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, बताइए। आप लोगों से बोला जा रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु की लोकेशन बताओ, ठीक है। ब्रेन का ये पार्ट दिया हुआ है, इसमें 1 बोला गया है, 2 बोला गया है, 3 बोला गया है, 4 बोला गया है। तो ये जो बिल्कुल पीछे वाला पार्ट है, यहीं से तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये 4 करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें कोई डाउट होगा। चले आगे, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। आर्क, दोस्तों आर्क, अच्छा आपने गणित में चाप पढ़ा है? चाप क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्किल है, ये एक वृत्त है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। दोस्तों अगर इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाऊं, इसको मैं क्या बोलूंगा, स्पेशली इसको क्या मैं बोलूंगा बताओ? इसको एक आर्क बोल सकता हूं क्या, चाप बोल सकता हूं क्या? तो दोस्तों यहां वाला जो आर्क है वो थोड़ा थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक तरह से देखें तो ये इसका जो नाम दिया गया है इसी आधार पर दिया गया है। क्यों दिया गया है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो होता क्या होगा, क्या एक चीज मुझे बताओ, आपने अपना हाथ किसी गर्म जगह पर रखा, ठीक है, जरूर आपके ब्रेन के पास में और स्पाइनल कॉर्ड के पास में मैसेज आए होंगे कि वो गर्म है। फिर आपके ब्रेन ने और स्पाइनल कॉर्ड ने बोला होगा कि भाई वहां से हाथ हटा, तभी तो ये हुआ होगा। बस ये जो काम हो रहा है वो इतने माइक्रो सेकंड में हो रहा है कि आप लोगों को लग ही नहीं रहा कि भाई वो ब्रेन के पास में कहां गया होगा, ब्रेन के पास में इतना टाइम में क्या फिर भेजेगा, नहीं, लेकिन हुआ ऐसा ही है। समझ आ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी मैं आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि ब्रेन जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उन कोशिका का नाम क्या है, न्यूरॉन। अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। तो होता क्या है, अब बहुत जनों को लगता है केवल न्यूरॉन ये एक प्रकार की कोशिका है जो केवल ब्रेन में ही होती है।
स्पाइनल कॉर्ड में ही होती है? नहीं दोस्तों, ब्रेन से जो ये वायर्स निकल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो वायर्स निकल रहे हैं, जिन्हें आप लोग नर्व्स बोलते हैं, तंत्रिका बोलते हैं, उनमें भी क्या होती है? न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। तो न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में, और देखना कितनी शानदार कोशिका ये बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करती है कोशिका, बहुत शानदार कोशिका, भी बात करेंगे, टेंशन मत लो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, होता क्या है, हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स है। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर कहीं पर हाथ लगाया जो कि गर्म था, तो दोस्तों कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो इसको क्या करेंगे, सेंस करेंगे। ऐसे न्यूरॉन्स को बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी संवेदन या संवेदी न्यूरॉन। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? दोस्तों आपकी ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा, भाई हाथ हटा। तो ये न्यूरॉन जो मैसेज लेकर आ रहे हैं कि भाई हाथ हटाना है, इन न्यूरॉन्स को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? तो दोस्तों ये आप मान लो सेंसरी न्यूरॉन्स है, ओके, और ये है आपके मोटर न्यूरॉन। इन सेंसरी न्यूरॉन्स और इस मोटर न्यूरॉन को जो जोड़ता है उसे आप लोग बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? इंटर न्यूरॉन। आप तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे समझो, और भी आसान भाषा, तो ये एक आपको क्या आर्क दिख रहा है क्या? एक ऐसा चाप जैसा कुछ दिख रहा है क्या? सुमित सिंह है ना, ये 10 मिनट से एक ही कमेंट कर रहा है, गुरुजी बहुत क्लास छूट गया बायोलॉजी में, कवर कैसे करूं? छत पे जाओ, ऐसे करो, और जैसे कर लोगे ना 5 मिनट आपका कवर हो जाएगा। कैसे करते हैं कवर? आपने मुझसे ये पूछा कि गुरुजी मैं छोड़ने जा रहा हूं, कैसे छोड़ूं? अपने आप छोड़ लिया ना। तो कवर कैसे करते हैं? क्लास देखकर, और कोई दूसरा सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर आपका छोटा हुआ है, बहुत सारा सिलेबस है, क्लास पढ़ के ही उसको कवर किया जाता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन हो तो मेरे को भी बता देना, मैं भी एक कोर्स निकाल दूंगा। ये पतंजलि की ये गोली लेते ही आपका जो छूटा हुआ सिलेबस है हो जाएगा। ठीक है, आजकल वैसे मार्केट में ये चल रहा है, ये बुक ले लो, ये कोर्स ले लो, 10 दिन में कोर्स पूरा, 15 दिन में पूरा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यहां पर एक आर्क यानी चाप बन रहा है क्या? अब इसको ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर क्या दिया हुआ है, ये रेड कलर का कुछ जा रहा है जिसे हमने सेंसरी न्यूरॉन्स बोल दिया। क्लियर है? ये जो रेड कलर का जो आ रहा है इसको आपने मोटर न्यूरॉन बोल दिया। आगे बात समझ में? बीच में ये और ये कहीं पर जुड़ रहे हैं। तो बेसिकली आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये जो रिफ्लेक्स आर्क, बस इसको नाम दे दिया क्योंकि एक्चुअल में एक आर्क बन रहा है। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि रिफ्लेक्स आर्क जो होता है, ये बेसिकली इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का होता है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि स्पाइनल, ये रिफ्लेक्स आर्क बनता कहां पर है, तो आप लोगों का आंसर फिर भी क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड ही होगा, मेरुरज्जु ही होगा। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये रिफ्लेक्स आर्क, जिसे हिंदी में प्रतिवर्ती चाप है, वो क्या बोलते हैं कि ये वह मार्ग है, वह रास्ता है जिससे प्रतिवर्ती क्रिया घटित होती है। आगे बात समझ में? चलिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। हमने जब नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? गुरुजी बैच मैंने लिया है नर्वस सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं कि कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। अगर आपको अच्छे से चाहते हो 200% आपके दिमाग में घुस जाए, पहले चैप्टर से देखो। ठीक है, आप बीच में नहीं दोस्तों, कई चीजें इंटरकनेक्टेड होती है, बीच में से नहीं आएगा समझ में, आप पहले क्लास से देखो। ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा, कौन से ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरा सीक्वेंस में देखा है क्लास अभी तक? तो जिन्होंने सीक्वेंस में देखा है उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जो बिना सीक्वेंस तोड़ के छोड़ेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों, दिक्कत आएगी। देखो, ठीक है, क्योंकि चीजें काफी इंटर रिलेटेड है। अब हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। सिस्टम क्या होता है आपको ये मैंने पाचन तंत्र में पढ़ाया। ठीक है, यहां पर कई बार हड्डियों का जिक्र हो रहा है, वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड, वो मैंने कंकाल तंत्र में पढ़ाया।
तो आप सीक्वेंस में करो और केवल साइंस नहीं, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ो। चलो आ जाओ दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, जरा बताना कौन कौन से थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना हुआ था? एक था ब्रेन से और एक स्पाइनल कॉर्ड से। क्या हम लोग ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं क्या? हाँ गुरुजी। क्या हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं क्या? बिल्कुल जी गुरुजी। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये बेसिकली आप लोगों का किससे मिलकर बना हुआ था? किससे मिलकर बना हुआ था? क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जिसे हिंदी में बोलते हैं कपाल तंत्रिका। आ गई बात समझ में? कपाल तंत्रिका। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? और दोस्तों और किससे मिलकर बना हुआ था बताइए? स्पाइनल नर्व्स जिसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं मेरु तंत्रिका। दोस्तों ये आपका चैप्टर यहां पर पूरा हो गया। मतलब ये अब ये नीचे सर ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका काम का नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन कोई बच्चे बोलते सर आपने बताया नहीं बताया नहीं। लेकिन दोस्तों ये आपका काम का नहीं है, सिलेबस में नहीं है। और अगर सिलेबस में नहीं है तो वो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आप बोलोगे तो मैं आपको बढ़ा दूंगा, कोई काम का नहीं है, नहीं आएगा रेलवे एग्जाम में। ना ये एनसीईआरटी में है ना ये है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। हालांकि मेरी गलती है, मैंने इधर क्यों लगाया, लगाना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी गलती है, सॉरी कि यार मैं बच्चे को लगा रह गया वरना मैं हटाता। तो दोस्तों बस आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, है ना। तो बस आप लोग ये ध्यान रखना, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। किससे? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती है? जो ब्रेन से निकलती है, बेसिकली गर्दन के पास में दिखेगी आप लोगों को ये वाली नर्व्स। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 पेयर, कुल संख्या 24। और स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती है? जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 31 पेयर होती है। चलिए अब दोस्तों यहां से अपना महत्वपूर्ण पार्ट शुरू होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाओ दोस्तों, आप मुझे एक बताओ, अगर आप मैं बताऊं आपकी बॉडी का सबसे शानदार ऑर्गन कौन सा है, आप किसका नाम लोगे? ठीक है यार, वैसे तो हर ऑर्गन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन दोस्तों जिसका ये ऑर्गन तगड़ा है ना वो दुनिया बदल सकता है। तो बताओ, अब आंसर बताओ, अब क्या होगा? अब आंसर बताओ क्या होगा? कि जिसका ये ऑर्गन तगड़ा वो दुनिया बदल सकता है। और जिन्होंने दुनिया बदली है, कहीं पर भी आपने ये नहीं देखा होगा यार उसका लीवर बढ़िया था, उसकी किडनी बढ़िया थी। तो जिसने दुनिया बदली है या बदल सकता है वो अपने दिमाग से बदल सकता है। तो दोस्तों ये दिमाग में ऐसा क्या है, आइए बात करते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी बहुत सारे बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, ये बात सही है, आप मानते हो? बिल्कुल। तो दोस्तों ब्रेन जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा, क्या उसमें कुछ विशेष चीजें होगी क्या, बाकी उससे अलग होगी क्या? हाँ। तो दोस्तों आइए उन्हीं कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ब्रेन जिन कोशिका से मिलकर बना होता है उस कोशिका का नाम है दोस्तों न्यूरॉन। और दोस्तों जब इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे, किस न्यूरॉन के बारे में देखोगे, मजा आ जाएगा। बहुत शानदार सेल है, बहुत सारी, बहुत अमेजिंग कोशिका है। चलो आ जाओ दोस्तों, ये न्यूरॉन है ना, क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके हमारा ब्रेन बना रहे हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके हमारी स्पाइनल कॉर्ड बना रहे हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके हमारा नर्व्स बना रहे हैं, हमारे तंत्रिका बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या न्यूरॉन के बारे में मैं एक बात बोल सकता हूं क्या, आप भी बोल सकते हो क्या, कि ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। संरचनात्मक इकाई का मतलब क्या है? हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण हुआ है वो बहुत सारे न्यूरॉन से हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग, हमारे नर्वस सिस्टम का कोई कार्य है, तंत्रिका तंत्र का कोई कार्य है या नहीं है? अरे है या नहीं है? हाँ। तो वो कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र के अंग करते हैं, ब्रेन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, नर्व्स करते हैं। और एक्चुअल में ये किससे मिलकर बने हुए हैं? न्यूरॉन से। तो बेसिकली वो जो कार्य होता है ना, हर न्यूरॉन में होता है, हर न्यूरॉन में होता है। तो क्या न्यूरॉन को मैं फंक्शनल यूनिट भी बोल दूं क्या, क्रियात्मक इकाई भी बोल दूं क्या? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, ये बोल सकते हो, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात कि न्यूरॉन के बारे में पहली लाइन क्या हो जाएगी कि यह तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक इकाई है और कार्यात्मक इकाई है, या जिसे आप लोग क्रियात्मक इकाई भी बोल सकते हो।
दोस्तों हम लोग जब एक न्यूरॉन को देखते हैं ना, एक न्यूरॉन वो दिखने में ऐसा लगता है, एक न्यूरॉन है ना दिखने में ऐसा लगता है सर इसकी लंबाई तो काफी ज्यादा है। तो हाँ, अगर आप लोगों से पूछा जाए हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिका जो लॉन्गेस्ट सेल है वो आपकी न्यूरॉन ही है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, मैं आपके ब्रेन से मान लीजिए आपके पैर तक कोई मैसेज भेजना है, तो बेसिकली ये कार्य कौन करेगा? ये किससे मिलके बने हुए हैं हमारे सब? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पूरा किससे मिलके बना हुआ है? न्यूरॉन से। तो क्या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज कुछ जाएगा क्या? दूसरे से तीसरे में जाएगा क्या? क्या नर्वस न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होंगे क्या? तो अगर ये पीछे वाला आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे तो ये जालों जैसा आप दिख रहा है ना, मकड़ी के जाले जैसा, ये क्या है? एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड है, दूसरे से तीसरा कनेक्टेड है, तीसरे से चौथा कनेक्टेड है। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, इसमें से लग रहा होगा आपको करंट जैसा कुछ जा रहा है। देखो ऐसे 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 फ्लैश जा रहा है, लाइट का फ्लैश। तो देखो कितनी शानदार कोशिका है ये। देखो देखो ऐसे दिख रहे होंगे आपको, ऐसे फ्लैश जाते हुए, ऐसे जूम गया है ना। तो ये बेसिकली जो ये फ्लैश जा रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है बिजली जा रही है, ये बेसिकली मैसेज जा रहे हैं ये। तो आइए दोस्तों एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझते हैं। जब एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा ब्रेन से अलग अलग जगह में मैसेज कैसे जाते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्तों समझते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। मैं खुद यहां पर डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है? समझना मेरी बात को ध्यान से, आप लोग समझना, ठीक है? प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों। हम हालांकि कोशिका वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन मैं इधर आपको साइड में बता देता हूं। जब हम लोग कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे, या कभी आपने सुना होगा कि कोशिका के अंदर, कभी आपने सुना हो जीवन में कि कोशिका के अंदर एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्र। कभी गलती से सुन लिया हो, आपने कभी गलती से सुन लिया हो कि कोशिका के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है, ऐसे तरल भाग होता है जिसे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कभी जिंदगी में सुन लिया हो? क्लियर है? कभी आपने गलती से सुन लिया हो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ऐसा कोई पार्ट होता है, कभी सुन लिया हो आपने? ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं न्यूरॉन कोशिका का डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझना। ये न्यूरॉन कोशिका में ये एक ऐसा पार्ट होता है, यहां पर पाया जाता है दोस्तों न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ओके, यहां पर वो लिक्विड पाया जाता है, तरल भाग पाया जाता है जिसे आप लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ओके, यहीं पर कोशिका के जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो सारे यहीं पर पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या और भी कुछ पार्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये न्यूरॉन कोशिका नहीं है। कोशिका तो भी इतनी लंबी है, पूरा डायग्राम बनाने जा रहा हूं, टेंशन मत लो। न्यूरॉन कोशिका है ना वो इतनी लंबी है, उसका भी पूरा डायग्राम बनाने जा रहा हूं, लेकिन उस न्यूरॉन कोशिका में का एक पार्ट मैंने बनाया है और इसी में कोशिका के सारे महत्वपूर्ण भाग, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और भी आपका साइटोप्लाज्म सारे इधर रहते हैं। तो क्या न्यूरॉन के इस भाग को एक विशेष नाम दे दे क्या दोस्तों? इस भाग को नाम बोलते हैं सेल बॉडी यानी कोशिका काय। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल बॉडी यानी कोशिका काय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एक नाम से और जानते हैं, सोमा। ध्यान रखिएगा, किस नाम से? सोमा के नाम से भी जानते हैं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है दोस्तों? इससे ऐसे कुछ शाखाएं जैसा कुछ निकलता है, ब्रांचेस जैसा कुछ निकलता है, शाखाएं, ब्रांचेस ऐसे कुछ निकलती है दोस्तों। इसे आप लोग बोलते हैं डेंड्राइट यानी द्रुमिका। डेंड्राइट हिंदी में बोलते हैं द्रुमिका। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं काम बता दूं दोस्तों। आप मुझे बताओ, क्या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाएंगे क्या? दूसरे से तीसरे में जाएंगे क्या? तीसरे से चौथे में जाएंगे क्या? ये बात आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एग्री कर रहे हो? थोड़ा सा सोच समझ के ये बात बोलना चाह रहे हो? ठीक है। कहीं ना कहीं दोस्तों, जैसे ये न्यूरॉन का भी मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, टेंशन मत लो, भी बनाएंगे। क्या ये न्यूरॉन अपने पिछले वाले न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करेगा क्या? यस और नो? बिल्कुल करेगा सर।
तो दोस्तों ये जो शाखाएं आप लोग देख पा रहे हो ना, इनका काम क्या होता है, पिछले वाले न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करना। तो क्या मैं लिख सकता हूं डेंड्राइट यानी द्रुमिकाएं का काम क्या है, संकेत बोल दो, मैसेज बोल दो, इनको ग्रहण करना। तो संकेत को ग्रहण करना, संकेतों को ग्रहण करना, संकेतों को ग्रहण करना, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों ये जो मैसेज इनके पास में आ गए, अल्टीमेटली कहां पर जाएंगे, यहां से ऐसे मैसेज आ रहे हैं, 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 कहां पर जाएंगे, ये सेल बॉडी यानी कोशिका काय में जाएंगे। बहुत बढ़िया। दोस्तों क्या उस मैसेज को यहीं पर रखना है क्या? भाई आप एक चीज मुझे बताओ, आपको कोई चिट्ठी भेजनी है, मान लो आप अभी आप बंगाल में हो, बंगाल से आपको मान लो जयपुर में चिट्ठी भेजनी है, आपने चिट्ठी भेज दी पोस्ट ऑफिस में, क्या पोस्ट ऑफिस अपने पास रखेंगे क्या? वो रख के क्या करेंगे, उनको जहां पर भेजनी है वो भेजेंगे ना। तो जो मैसेज आया उसको क्या आगे भेजना है क्या? बिल्कुल। तो अब बेसिकली इसके आगे का पार्ट हम लोग समझते हैं दोस्तों। इसके आगे एक पार्ट होता है, ऐसा एक पार्ट होता है, और इस पार्ट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, हिंदी में तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। आगे बात समझ में, प्लीज ध्यान से समझ रहे हो? ठीक है। अरे पढ़ ले ऋषि यादव, स्क्रीनशॉट अलाउ कर दो, ये कर दो। जिंदगी में पढ़ी ना 10वीं तक की किताबें, क्या कर लिया तुमने? पढ़ाई में ध्यान नहीं जा रहा, स्क्रीनशॉट अलाउ करो इनके, नोट खुद के मेहनत तो होती नहीं है। बिल्कुल हाथ पैर को तो ऐसे रख रखा है कि नहीं सर मुझे तो आराम से सब मिल जाए, बेवकूफ। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, आपने चिट्ठी भेज रहे हो, आप चिट्ठी को कोई एनवलप में भेजते हो क्या? और अगर वो कोई, जैसे आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपको आपकी मार्कशीट मेरे को भेजनी है ओरिजिनल 10th क्लास की, आप उसको एनवलप में डाल के भेजोगे, एनवलप को अच्छे से चिपका के भेजोगे क्या, कि यार कहीं से फट नहीं जाए, बोलो यस और नो, या ऐसे ही नॉर्मल कागज में डाल के भेज दोगे? एनवलप ढंग से चिपका हुआ भी नहीं है, ऐसे ढंग से भेजोगे ना, कहीं वो मार्कशीट उस एनवलप से निकल नहीं जाए, बोलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मैसेज जा रहे हैं आगे ऐसे जाएंगे, वो कहीं से लीक नहीं कर जाए, तो कुछ प्रोटेक्शन चाहिए क्या? कुछ प्रोटेक्शन चाहिए क्या? तो दोस्तों इस एक्सॉन के चारों ओर हम लोग कुछ ऐसा लगाते हैं, बेसिकली मान लो मैसेज लीक होने से बचाने के लिए। हम नहीं लगाते, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। क्लियर है दोस्तों? इसे क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? ये दिखने में कैसे लग रहा है मैं बताऊं आपको, जैसे कभी आपने पनीर टिक्का खाया है, या पनीर टिक्के को आपने बनते हुए देखा है, तो वो एक लोहे की रॉड लेते हैं, उसमें पनीर के टुकड़े डालते हैं, 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 और उसको भूनते हैं, उसको भूनते हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा है क्या? देखा है? घर में कभी देखा होगा, घर में तो खैर कोई कौन नहीं बनाता, अपन तो बनाते नहीं है, देखा होगा कहीं पर, खाए, मेरे को भी पसंद नहीं है ये ज्यादा पनीर टिक्का वगैरह ये। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि ये जो काला वाला है ना, जो एक्सॉन है, उसको तो वो लोहे की आप वो मान लो, और उसके ऊपर ये मान लो अपने पनीर के टुकड़े लगा दिए। कहीं ना कहीं जो पनीर के टुकड़े हैं वो इसको, ये अंदर जो ये रॉड है, इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, नहीं दे रहे? दे रहे हैं ना। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, कोई बताएगा क्या? इसे आप लोग बोलते हैं मेलिन शीथ। मेलिन शीथ इसे आप लोग बोलते हैं। आगे बात समझ में? दोस्तों शीथ का मतलब आप लोग जानते हो? शीथ का मतलब, शीत का मतलब होता है मयान। जैसे तलवार जो होती है वो मयान में रखी जाती है ना, क्यों रखी जाती है मयान में? तलवार को खुले में रखोगे तो क्या हो जाएगा, उस पर जंग वगैरह लग जाएगी, तो इसलिए उसको मयान में रखा जाता है। तो शीत जो होती है वो मयान को इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखो, क्या इनके बीच में कुछ गैप है क्या? इस वाले और इस वाले के बीच में कुछ गैप है, इस वाले के बीच में कुछ गैप है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इस गैप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
इन गैप को क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, नोड ऑफ रेनिवियर। नोड ऑफ रेनिवियर यानी रेनिवियर के नोड, रेनिवियर के नोड। बहुत बढ़िया, आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। पहले मैं ऐसे लिख के पढ़ाता था पहले 5 साल पहले, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई, पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूं। अब देखो, ये जो एक्सोन है ना, इसके भी लास्ट में ऐसा कुछ ब्रांचेस जैसा आपको कुछ दिखेगा ऐसे। क्लियर है दोस्तों? ये जो बिल्कुल एंड है, किनारे हैं, इसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? किनारे। आप लोग बोल सकते हो तंत्रिकाक्ष के सिरे या किनारे, तंत्रिकाक्ष के सिरे। आई बात समझ में? ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, होगा क्या? ये तो एक न्यूरॉन है, तो यहां पर जो ये मैसेज आया, क्या वो अगले न्यूरॉन में भेजना पड़ेगा क्या? तो इससे क्या दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। तो अब मैं छोटा सा बना रहा हूं कि मान लो ये एक आप लोगों का न्यूरॉन हो गया। क्लियर है दोस्तों? दूसरा न्यूरॉन, जैसे मान लो ये उसकी डेंड्राइट हो गई, ये एक्सोन, ये उसका, ये ऐसे। दोस्तों आप ये जानकर शॉक में रह जाओगे, ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, इनके बीच में गैप होता है। क्लियर है क्या? क्या होता है? गैप होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बोल दूं क्या, कि यहां पर इस जगह और यहां पर जो दूसरा न्यूरॉन होगा, इधर डायग्राम बनाता हूं जिससे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, इसके बीच में गैप होता है दोस्तों। इस गैप को बोलते हैं हम लोग सिनेप्स या साइनेप्स, जो भी आप लोग बोलना चाहें, साइनेप्स या सिनेप्स। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी मान लो ये कोई मैसेज आ रहा है, तो बीच में तो गैप है। अब बीच में गैप है तो फिर सर ये मैसेज यहां पर कैसे पहुंचेगा? अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। दोस्तों ये एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैसेज जा रहा है ना, वो किस फॉर्म में जा रहा है? जो मैसेज जा रहा है वो इलेक्ट्रिक 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 इंपल्स के रूप में जा रहा है, विद्युत रूप में जा रहा है, विद्युत संवेग रूप में जा रहा है। इंपल्सिव फिजिक्स वाला मतलब है, इंपल्स का मतलब एक, मान लो एक लाइट के जैसे, एक करंट के जैसे, एक करंट के जैसे, एक करंट के जैसे, एक करंट के जैसे। अब मुझे एक चीज बताओ आप, कि यहां पर एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, एक वायर है जो मैंने इससे कांटेक्ट में नहीं रखा, तो क्या करंट इससे इसमें? दोस्तों देखो, आज मैं स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग रटते हो इसको, इसलिए मैं आज बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं इस चीज को, क्योंकि इसको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया ना, इससे 2-1 क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं आज आपको। ठीक है, देखो, तो अगर मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है, एक दूसरा वायर जो इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, क्या उसमें करंट जाएगी क्या? दोस्तों सर उसमें करंट नहीं जाएगी। अगर उसमें फिर चक्कर ये है कि सर आप बोल रहे हो कि न्यूरॉन में जो मैसेज जाते हैं ना, वो एक करंट के रूप में जाते हैं, तो सर जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो मैसेज यहां तक कैसे जाएंगे? क्वेश्चन ये है। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत विशेष घटना होती है। क्या होती है? आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर क्या होगा दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक मैसेज आए, शॉर्ट में लिख दूं मैं ईएम, इलेक्ट्रिक मैसेज, अभी लिखवाऊंगा, पूरा टेंशन मत लो। वो इलेक्ट्रिक मैसेज कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल मैसेज में, यानी रासायनिक संदेश में। केमिकल मैसेज का मतलब क्या है दोस्तों? ये जब आपका आया 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 आया, यहां पर कुछ केमिकल्स बन जाएंगे। अब वो केमिकल जाएंगे यहां पर, जैसे ही वो केमिकल जाएंगे यहां पर, वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक इंपल्स में हो जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे समझो दोस्तों मेरी बात को, ऐसे समझो मेरी बात को, जैसे आपके पास में गोल्ड है थोड़ा सा, एक जना बोला आपके पास में आके, है तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। तो आपकी जब इच्छा हो उस गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करा सकते हो या नहीं करा सकते? करा सकते हो या नहीं करा सकते?
करा सकते हो ना। तो सिमिलरली दोस्तों यहां पर ये जो करंट जा रही थी जा रही थी जा रही थी, अब डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं, तो यहां पर जो वो आपकी इलेक्ट्रिक इंपल्स है, जो विद्युत संकेत है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? केमिकल में। क्या केमिकल तो फ्लो हो सकता है ना, एक लिक्विड तो फ्लो हो सकता है, तो केमिकल यहां पर फ्लो हो गया, तो जैसे केमिकल यहां पर पहुंचा वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक इंपल्स में फ्लो हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब आपके मन में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आना चाहिए था, वो नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कि गुरुजी मुझे बताओ, जैसे मान लो ये न्यूरॉन है, इससे पिछले वाले न्यूरॉन में भी यही कहानी होगी कि सर ये जो इलेक्ट्रिक सर ये जैसे केमिकल इसके पास में आया होगा, यहां पर वो इलेक्ट्रिक इंपल्स या विद्युत संकेत में कन्वर्ट हो गया होगा और फिर ऐसे गया होगा। अब यहां पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, तो वहां पर वापस वो केमिकल में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर इधर क्या होगा? तो गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, या चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप आंसर देना कि यहां पर जब वो केमिकल आया तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो आप? सीधे उस केमिकल को फ्लो नहीं दो ना, क्या दिक्कत है? ये बार बार क्या नाटक लगा रखा है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल? तो इसके पास में अपने पिछले न्यूरॉन से जो केमिकल आया, उसको उस केमिकल को ही फ्लो होने दो ना, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? मुझे इसका आंसर बताओ। हाँ राकेश जी बेटा, टेक्नीशियन, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए ये बैच आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 100% मार्क्स आएंगे अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो। बताओ सर, मेरा ग्रुप डी में 40 में से 100/40 आ रहा है, सिलेक्शन का चांसेस है क्या? ये देखो ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं जो बोल रहे हैं मेरा टेस्ट सीरीज में मेरे ये आ गया। बेटा टेस्ट में 100 में से 100 भी लिया होगा ना, तब भी कोई गारंटी नहीं है, तो इधर पढ़ो, टेस्ट से कुछ फर्क नहीं है। टेस्ट से फर्क ये होता है कि आप लोगों की जो गलती है उसको पहचान देगा। क्या क्वेश्चन पूछते हो, पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। मैं आपको ऐसे बता दूं कि सिलेक्शन, एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, सिलेक्शन किसका होता है नहीं होता, आप वो देख लेना, है ना। मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप वो देख लेना कि मैं 10 कैरेक्टर बताऊंगा सेलेक्टेड होने वाले, कि 10 कैरेक्टर, और कि उनमें क्या गुण देखे जाते हैं, और जो सेलेक्ट नहीं होता उसके क्या गुण होते हैं, मिला लेना। अगर किसी के 4-5 भी मिल रहे हैं ना, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जिसके 4-5 वो वाले मिल रहे हैं वो नहीं हो सकता, वो जीवन में नहीं होगा सेलेक्ट। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, अगर आप चाहते हो बना दूंगा मैं टॉपर्स के बता दूं, टॉपर्स के लक्षण क्या होता है? केमिकल नॉट फ्लोइंग, कुछ बच्चे जवाब दे रहा है कि सर केमिकल फ्लो नहीं हो पाएगा, नहीं इसका कारण नहीं आया समझ, मतलब मजा नहीं आया। और बताओ। बताओ। हाँ सौरभ जी याद रखो भाई, यार एक भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा, थोड़ा जवाब तो दो यार। इसका जवाब जो मैंने आप लोगों से पूछा कि ये जो इलेक्ट्रिक, इसका जो केमिकल आया वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? दोस्तों सोचना, कल हम बात करेंगे इस पे। नहीं कल नहीं, आज ही करेंगे। कल क्यों, आज ही करेंगे, बताओ। दोस्तों आप क्या चाहते हो कि आपके ब्रेन से आपके पैर तक मैसेज फास्ट जाए, स्लो जाए? लिक्विड तो कितने धीरे 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 फ्लो होगा, करंट तो तुरंत जाती है, तो इस मैसेजिंग को फास्ट करने के लिए। आगे बात समझ में? अब चलिए दोस्तों, जो भी मैंने आप लोगों को बात बताया एक एक करके मैं लिखवाता हूं। चलो सबसे पहले न्यूरॉन्स के पार्ट समझते हैं। डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या करता है? यह जानकारी प्राप्त करता है, यह मैसेज प्राप्त करता है, ठीक है, यह मैसेज प्राप्त करता है, यह संदेश प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? अपने पिछले वाले न्यूरॉन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात दोस्तों, सेल बॉडी कोशिका काय क्या होता है? दोस्तों सेल बॉडी कोशिका काय इस वाले भाग को बोलते हैं। देखो कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब यार कोशिका तो इतनी लंबी है, तो न्यूक्लियस कहीं पर भी हो सकता है, तो न्यूक्लियस और ये जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना सारे यहीं पर आ गए, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? कोशिका काय नाम दे दिया। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जो भी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट यानी इसने, तंत्रिकाक्ष ने जो, ये सॉरी द्रुमिकाय ने जो रिसीव करी, वो बेसिकली कहां पर जाती है? सेल बॉडी कोशिका काय में जाती है। इसके बाद में दोस्तों क्या है आपका? एक्सॉन, अक्षतंतु भी बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष भी बोलते हैं। ये न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा है। ये बेसिकली क्या करता है? यहां से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आए, जो विद्युत आवेग आए, उसको अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने लेके जा रहा है।
इसके बाद में दोस्तों सिनेप्स, सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप है, बीच की खाई है, बीच की जगह है। और यहां पर क्या होता है, ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यहां पर जो विद्युत संकेत है वो रासायनिक संकेत में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर ले, पहले पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बताओ बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया, कोशिका को पहचानो, कौन सी लग रही है देखने में, पीछे कुछ ऐसे हैं, ये देखने में कैसे लग रही है, नर्व सेल है ये, न्यूरॉन को ही नर्व सेल के नाम से जानते हैं, न्यूरॉन को ही। आगे बात समझ में। चलिए, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, सूचना किस भाग से प्राप्त करते हो, बताओ जल्दी से, गलती मत करो, जल्दी से बताओ। डेंड्राइट से, बहुत बढ़िया दोस्तों। रेनिवियर के नोड किसे बोलते हैं, मैंने बताया था ना कि मेलिन शीट के बीच का जो गैप होता है उसे नोड्स ऑफ रेनिवियर, यानी रेनिवियर के नोड्स होते हैं। ये बेसिकली कहां पर पाए जाते हैं, मेलिनेटेड एक्सोन में। इसका मतलब क्या है, एक्सोन के ऊपर जो मेलिन शीट लगी हुई है वहां पर कहीं पर मिलेंगे ये, ठीक है। एक्चुअली में कहां पर मिलते हैं, दो मेलिन शीट के बीच में मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी करेंगे हम लोग कल, और कल ये अपना जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और अच्छे से रिवाइज करो। पिछले में कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, टेस्ट दे रहे हो, दे रहे हो तो टेस्ट जरूर दो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।